जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3219 से 3221। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। जब केवल एक छोटा सा अंतर था, तब भी वह येज़िवेन के साथ तुलना करने के मूड में था। हालांकि जब अंतर बहुत बड़ा था, तो वह खुद को येज़िवेन के साथ तुलना करने के लिए भी नहीं ला सका। मैं मार्शल एम्परर से तुलना नहीं कर सकता। मैं अभी बंद दरवाजे के प्रशिक्षण से बाहर आया हूं और मैंने पहले ही मार्शल एम्परर के कार्यों के बारे में सुना है। आपने वास्तव में ब्रह्मांड के सभी लोगों के लिए बहुत सम्मान अर्जित किया है। डैन एम्परर ने मुस्कुराते हुए कहा, हजारों साल हो गए जब हम आखिरी बार मिले थे। क्या मैं जान सकता हूं कि मार्शल सम्राट इस बार यहाँ क्यों है? येज़िवेन ने सीधे पूछा। जैसा कि कहा जाता है, कोई बिना किसी कारण के मंदिर नहीं जाता। सम्राट सामान्य लोग नहीं थे। वह मिलने क्यों आएगा? ईमानदारी से कहूं तो मैं कई वर्षों से बाहर घूम रहा हूं। अब मैं बसने के लिए एक जगह ढूंढना चाहता हूं। मुझे आश्चर्य है कि क्या मार्शल सम्राट मुझे अंदर ले जाने के लिए तैयार है। डैन एम्परर ने मुस्कुराते हुए येज़िवेन की ओर देखा। येज़िवेन के चेहरे पर अचानक थोड़ी खुशी दिखाई दी। उन्होंने तुरंत कहा, बेशक, ये हमारी मानव जाति का सम्मान है कि मार्शल सम्राट हमारे साथ जुड़ने को तैयार है। मैं सीधे निर्णय ले सकता हूं और मार्शल सम्राट को अतिथि का पद दे सकता हूं। ये पद हमारे सर्वोच्च बुजुर्ग के बराबर है। क्या तुम्हें लगता है? येज़िवेन अपने चेहरे की खुशी को दबा नहीं सकी। यदि ये केवल एक साधारण सम्राट का शामिल होना होता तो वह इतना उत्साहित नहीं होता। हालांकि डैन एम्परर अलग थे। वह एक प्रोफेशनल थे। डैन एम्परर के शामिल होने से किसी भी समय बड़ी संख्या में छर्रे उपलब्ध कराए जा सकेंगे। मानव जाति की ताकत भी बढ़ेगी। इस प्रकार के पेशेवर की अत्यधिक मांग रहेगी, चाहे वह कहीं भी जाए, उन्हें सम्मानित अतिथि के रूप में माना जाएगा। येज़िवेन भी थोड़ा हैरान था। उन्होंने कहा, ये हमारी मानव जाति का सम्मान है कि मार्शल सम्राट झुकने को तैयार है। हालांकि मार्शल सम्राट की क्षमता के साथ आप जहां भी जाएं, आपको सम्मानित अतिथि के रूप में माना जाएगा। हमारी मानव जाति ने केवल 4 प्रांत स्थापित किए हैं। यह उन महान संप्रदायों की तुलना में कुछ भी नहीं है। डैन एम्परर ने मंद मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में मानव जाति की शक्ति अब ज्यादा नहीं है। हालांकि ब्रोकेड में फूल जोड़ने की तुलना में समय पर सहायता प्रदान करना बेहतर है। मैं मार्शल एम्परर के भविष्य के बारे में आशावादी हूँ। क्या यही कारण है? पर्याप्त, बहुत पर्याप्त। हा, मार्शल सम्राट का स्वागत है। येज़िवेन जोर से हंसे। वह अभी अपने आप में बहुत आश्वस्त था। चूंकि मार्शल सम्राट हमारी मानव जाति में शामिल होना चाहता है, क्या आपने एक संप्रदाय स्थापित करने और अपने कीमिया कौशल को आगे बढ़ाने पर विचार किया है? हमारी मानव जाति में कई प्रतिभाशाली लोग हैं। मुझे विश्वास है कि आप उनसे संतुष्ट होंगे। डैंडी सम्राट ने कहा, बेशक, मैं माउंट गुज़ो पर दिव्य दान क्षेत्र को फिर से खोलने की योजना बना रहा हूँ। उस समय मुझे आपको परेशान करना होगा। स्वाभाविक रूप से डैन सम्राट येज़िवेन के प्रस्ताव के उद्देश्य से अच्छी तरह वाकिफ थे। यदि मानव कबीला उनसे कीमिया सीख सकता है, तो मानव कबीले के महान मार्ग को जोड़ने का उल्लेख नहीं किया जा सकता है। मानव कबीले के विकास के लाभ बस अवर्णनीय थे। उसका मना करने का कोई इरादा नहीं था। चूंकि वह मानव जाति में शामिल होना चाहता था, ये सबसे बुनियादी आवश्यकताएं थी। इसके अलावा सब कुछ वैसा ही था जैसा येज़िवेन ने कहा था। मानव जाति में ऐसे कई प्रतिभाशाली लोग थे जो उनके महान मार्ग को विरासत में प्राप्त कर सकते थे। ये केवल समय की बात थी। जब येज़िवेन ने डिवाइन डैन रियलम शब्द सुने तो वे भावुकता से आहें भरने से खुद को नहीं रोक सके। उसे अब भी याद है कि उसने कई साल पहले दिव्य दान क्षेत्र में बहुत लाभ प्राप्त किया था। उस समय डैन सम्राट येज़िवेन के लिए बस एक महान व्यक्ति थे। एक व्यक्ति जो हथेली के एक प्रहार से दुनिया को भेद सकता था, उसके लिए दुनिया का सबसे भयानक अस्तित्व था।
इसके कारण ये जिवेन पर पिल सम्राट का एहसान था, इसलिए वह इस समय पिल सम्राट को उच्च मानक के साथ चुकाने को तैयार था, और वह पिल सम्राट का एहसान चुकाने को तैयार था। अच्छा, हा, मुझे लगता है कि अगर ह्यूमन एम्परर और फेगईशी को पता चलेगा कि डैन एम्परर शामिल हो गए हैं, तो वे बहुत खुश होंगे। ये जिवेन ने हार्दिक हंसी के साथ कहा। मानव वंश का मामला आखिरकार सही रास्ते पर आ गया। कुछ वर्षों के बाद चारों क्षेत्रों में मानव वंश की नींव अब और नहीं हिलेगी। जब तक वह जीवित थे, मानव कबीले की नींव माउंट ताई जितनी स्थिर कही जा सकती थी। ये जिवेन ने तुरंत मानव सम्राट और फेगईशी को खबर भेजी। वे दोनों तुरंत वहां पहुंचे। वे काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। ये ऐसा केवल इसलिए नहीं था क्योंकि डैन सम्राट की विशेष क्षमता मानव कबीले के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि डैन सम्राट अकेले थे। इसलिए मानव कबीले में एकीकृत होना उसके लिए सबसे उपयुक्त था। हालांकि शी प्रांत में 2 सम्राट भी थे जिन्हें मानव कबीले की कमान के तहत माना जाता था। वे स्वयं एक शक्तिशाली कबीले द्वारा समर्थित थे। आखिरकार उन्हें मानव वंश का हिस्सा नहीं माना जाता था। उनके लिए वास्तव में मानव कबीले के मूल में एकीकृत होना कठिन था। माउंट बुझोऊ की तलहटी में तुरंत एक उत्सव का आयोजन किया गया। ये जिवेन की वापसी का जश्न मनाने के अलावा ये डैन सम्राट के शामिल होने का जश्न भी मनाना था। मानव कबीले के लिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण था। निम्नलिखित समय में ये जिवेन भी बहुत व्यस्त थे। उन्होंने मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों की बड़ी और छोटी सेनाओं के नेताओं से अपना सम्मान प्राप्त किया। ये जिवेन के पिछले नरसंहार के बाद अब उनमें ये जिवेन को नीची नजर से देखने की हिम्मत नहीं हुई। इस बार जब ये जिवेन ने उन्हें बुलाया तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। 4 क्षेत्रों में विभिन्न बलों के नेताओं को सांत्वना देने के बाद ये जिवेन फिर से नहीं दिखे। वह सीधे बंद कमरे में प्रशिक्षण में चले गए। जहां तक डैन सम्राट के स्वागत की बात है, इसे ह्यूमन सम्राट और फेगईशी ने संभाला था। जहां तक उसकी बात है, वह 8वें क्षेत्र के शिखर तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। क्रिएशन मार्शल पवेलियन में वह पहले से ही 8वें क्षेत्र के शिखर के बहुत करीब था। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि उसे यूनिवर्स क्रिएशन पाम को समझना था और उसके पास उपयोग करने के लिए ड्रैगन नस नहीं थी, तो उसे क्रिएशन मार्शल पवेलियन में 8वें क्षेत्र के शिखर पर कदम रखने का अवसर मिल सकता था। इस बार जब वह मानव प्रांत में लौटे तो उन्होंने एक बार में 8वें क्षेत्र के शिखर को तोड़ने का अवसर लिया। ये कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके पास अभी भी एक रहस्यमय निर्माण गोली थी। मिस्टीरियस क्रिएशन पिल की औषधीय शक्ति से उसके लिए 8वें क्षेत्र के शिखर पर कदम रखना आसान था। इसके अलावा ये जिवेन का वास्तविक उद्देश्य ये देखना था कि क्या वह एक बार में 9वें दायरे को तोड़ सकता है। 9वां क्षेत्र सम्राटों का शिखर था। यह एक अद्वितीय बिजली घर था और ग्रेट दाव की समझ की आवश्यकताएं बहुत अधिक थी। सौभाग्य से क्रिएशन मार्शल पवेलियन की यह यात्रा उनके लिए बहुत सामयिक और बहुत आवश्यक थी। जब तक वह इस यात्रा से प्राप्त लाभ को पूरी तरह से पचा सकता था, तब तक 9वें दायरे में कदम रखना निश्चित रूप से एक सपना नहीं था। इसलिए उन्हें भी नहीं पता था कि वह इस बंद कमरे की ट्रेनिंग से कब बाहर आएंगे। ये 10,000 वर्ष हो सकता है, या यह 1,00,000 वर्ष हो सकता है, या ये 10 लाख वर्ष भी हो सकता है। कोई नहीं बता सकता कि कोई सम्राट कब बंद कमरे में प्रशिक्षण ले रहा हो। सौभाग्य से मानव कबीला पहले से ही सही रास्ते पर था और ऐसी कई चीजें नहीं थी जिनके बारे में उसे वास्तव में चिंता करने की जरूरत थी। इसलिए ये जिवेन पूरी तरह से बंद दरवाजे के प्रशिक्षण की स्थिति में प्रवेश कर गया। दिव्य दरबार के एक गुप्त स्थान में ये जिवेन एक बादल बिस्तर पर पालथी मारकर बैठा था। उसके पीछे मिंगक्सिन प्राचीन पेड़ की चमक रंगीन रोशनी से भरी हुई थी, जिससे पूरा स्थान असामान्य रूप से उज्ज्वल हो रहा था। उसके सामने रहस्यमयी रचना गोली लगातार घूम रही थी। हर बार जब ये घूमता तो औषधीय शक्ति का एक हिस्सा छीन लिया जाता और फिर ये जिवेन के शरीर में डाल दिया जाता। ये जिवेन की मार्शल शक्ति भी इंच दर इंच बढ़ती जा रही थी।
क्रिएशन मार्शल पवेलियन की पिछली यात्रा के साथ ये ज़िवेन की मार्शल आर्ट की समझ 8वें क्षेत्र के शिखर के लिए पर्याप्त से अधिक थी। जो कुछ बचा था वह मार्शल शक्ति का संचय था। इसके अलावा मिस्टीरियस क्रिएशन पिल की मदद से ये ज़िवेन की सुधार की गति बेहद तेज थी। पूरे अंतरिक्ष में आध्यात्मिक ऊर्जा एक ज्वार की तरह थी, जो ये ज़िवेन की सांसों के साथ लगातार बढ़ रही थी और गिर रही थी। ये चक्र बार बार दोहराया गया। कोई नहीं जानता था कि कितना समय बीत गया, लेकिन यह एक जीवन भर के समान था। ये ज़िवेन निश्चल था, मानो वह मर गया हो। एकमात्र चीज जो ये साबित कर सकती थी कि ये ज़िवेन अभी भी जीवित था, वह थी उसकी बढ़ती क्यूई, रक्त और मार्शल शक्ति। यह एक प्रचंड ज्वार की तरह था, जो लगातार बह रहा था और सभी दिशाओं में फैल रहा था। हालांकि 8वें क्षेत्र का अस्तित्व संप्रभु राजा की तरह 9वें क्षेत्र के शिखर जितना अच्छा नहीं था, वास्तव में ये पहले से ही था इस दायरे के करीब। और ये ज़िवेन इस क्षेत्र के शिखर पर चढ़ रही थी। मिनट दर मिनट समय बीतता गया और पलक झपकते ही हजारों साल बीत गए। ये ज़िवेन की सांसों से उत्पन्न आध्यात्मिक ऊर्जा का ज्वार बड़ा और अधिक तीव्र होता जा रहा था, इतना अधिक कि इसने एक ही समय में आकाश में विभिन्न संरचनाओं को भी ट्रिगर कर दिया था और ज्वार के कारण अंतरिक्ष में आई दरारों को दबाना शुरू कर दिया था। आत्मा की ऊर्जा का ये ज़िवेन की खेती द्वारा लाई गई अजीब घटना को पूरी तरह से दबाने के लिए था और बाहरी दुनिया में सनसनी पैदा नहीं करने के लिए था। कोई नहीं जानता था कि कितना समय बीत गया, लेकिन निरंतर विकास और विस्तार की यह स्थिति अंततः एक प्रकार के शिखर, अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई। आखिरकार मानव बंधनों से मुक्त होकर वह एक ही सांस में फिर से ऊपर चला गया। बूम! ये ज़िवेन के शरीर में सभी प्रकार की आध्यात्मिक शक्तियां उमड़ पड़ी और प्रत्येक आध्यात्मिक शक्ति में महान मार्ग के नियम से युक्त आध्यात्मिक ऊर्जा थी और इसकी शक्ति बेहद भयानक थी। आखिरकार उसने एक ही बार में अपनी आंखें खोली और धीरे से खुद से कहा, अंततः 8वें क्षेत्र के शिखर पर कदम रखा। जैसे ही ये ज़िवेन की आवाज गिरी, उसके शरीर पर होने वाली अजीब घटना पूरी तरह से दूर हो गई और बढ़ती आध्यात्मिक शक्ति भी अचानक शांत हो गई, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। इन 1000 वर्षों में उन्होंने दिन रात खेती की और अंततः अपनी खेती को 8वें क्षेत्र से 8वें क्षेत्र के शिखर तक पहुंचाया। ये ज़िवेन महसूस कर सकता था कि उसकी खेती धीमी होती जा रही थी। किसी को पता होना चाहिए कि वह मूल रूप से 8वें क्षेत्र के शिखर के बहुत करीब था, केवल एक कदम दूर था, लेकिन बस इस कदम की दूरी वास्तव में उसे 1000 साल ले गई। इस स्तर तक बढ़ते हुए प्रत्येक कदम आगे बढ़ाना वास्तव में कठिन था और प्रगति का प्रत्येक कदम हजारों प्रयासों के बाद ही हासिल किया जा सकता था। और बीच में, और यह नहीं पता था कि कितनी कीमत चुकाई गई थी, लेकिन सौभाग्य से अंत में उसने फिर भी 8वें क्षेत्र के शिखर पर कदम रखा। वह महसूस कर सकता था कि उसकी ताकत में काफी सुधार हुआ है। हालांकि वह अभी तक सीमा से नहीं टूटा था, लेकिन विकास पहले से ही बेहद प्रभावशाली था। यदि सम्राट तियानयी का पीछा करते समय उसके पास ये युद्ध शक्ति होती, तो सम्राट तियानयी निश्चित रूप से भागने में सक्षम नहीं होता। 8वें क्षेत्र के शिखर पर कदम रखने का मतलब न केवल ये था कि उसकी युद्ध शक्ति दूसरे स्तर तक बढ़ गई थी, बल्कि यह भी कि उसके पास पहले से ही 9वें क्षेत्र पर हमला करने की नींव थी। एक छोटे से विराम के बाद ये ज़िवेन ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और 9वें क्षेत्र पर हमला करना शुरू कर दिया। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन ये ज़िवेन 9वें दायरे में प्रवेश करने के लिए पागलपन से प्रयास कर रही थी, लेकिन बाहरी दुनिया के लिए जीवन को अभी भी आगे बढ़ना था। पलक झपकते ही हजारों साल बीत गए। मानव जाति की कई पीढ़ियां बीत चुकी थी। मानव जाति जैसी अल्पायु वाली जाति के लिए लोगों को बहुत सी चीजें भूलने के लिए हजारों वर्ष पर्याप्त थे। मानव जाति की नई पीढ़ी 4 क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने की कठिनाइयों को भूल गई थी। उनके लिए मानव जाति मूल रूप से 4 क्षेत्रों की स्वामी थी। डार्क रेस और स्टोन रेस मानव जाति के शासन के तहत छोटी दौड़ें थी।
संभवतः ये बातें केवल उन्हीं मानव साधकों को याद होंगी जिन्होंने अमरत्व प्राप्त कर लिया था, लेकिन वे पहले से ही बहुत भ्रमित थे। पिछले हजारों वर्षों में मानव कबीला बहुत शक्तिशाली हो गया था। उन्होंने चारों क्षेत्रों को पूरी तरह से दबा दिया था। विशेष रूप से कीमिया सम्राट के शामिल होने के बाद मानव कबीले को कभी भी उच्च स्तरीय औषधीय छर्रों की कमी नहीं हुई। इसके अलावा ये जीवेन ने महान पथ की कई प्राचीन पुस्तकें खोली थी। मानव कबीले के विशेषज्ञ गीजर की तरह लगातार फूट रहे थे। आसपास की ताकतों के बीच मानव कबीला अब सबसे कमजोर अस्तित्व नहीं था। मानव जाति के बुजो पर्वत की तलहटी में हरे वस्त्र में एक आकृति बुजो पर्वत के बीच के रास्ते पर चल रही थी। हालांकि यह मानव जाति का पवित्र पर्वत था, बुजो पर्वत बहुत बड़ा था। सभी स्थानों पर ज़ैद पक्की सड़कें नहीं थी। कुछ जंगल के रास्ते भी थे जो काफी देर तक चलने के बाद धीरे धीरे सड़क बन गए। ये व्यक्ति जहां भी जाता था, फूल और पौधे भी असाधारण रूप से चमकीले होते थे, मानो उन्हें कोई असाधारण पोषण मिला हो। पलक झपकते ही हजारों साल बीत गए। दुर्भाग्य से 8वें क्षेत्र के शिखर को मजबूत करने के अलावा यह अभी भी 9वें क्षेत्र में प्रवेश करने से थोड़ा कम है। मैं चिंतित नहीं हो सकता, मैं चिंतित नहीं हो सकता, उस व्यक्ति ने धीरे से कहा। उनके चेहरे पर निराशा की कोई झलक नहीं थी। ये जीवेन के अलावा यह व्यक्ति और कौन हो सकता है? 8वें लोक के शिखर पर पहुंचने के बाद हजारों साल बीत चुके थे। हालांकि इन हजारों वर्षों में उनकी साधना अधिक गहन होने और अपने दायरे को पूरी तरह से मजबूत करने के अलावा वह 9वें दायरे में अपनी इच्छानुसार कदम नहीं रख पाए। हालांकि उसे पछतावा था, वह चिंतित नहीं था क्योंकि वह जानता था कि इस मामले में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं की जा सकती। कई सम्राटों ने पहले दायरे से दूसरे दायरे तक पहुंचने के लिए 100,000 से अधिक साल बिताए और कई ने तो लाखों साल भी खर्च किए। उनकी साधना गति से असंतुष्ट होने की कोई बात नहीं थी। उन्होंने किसी को नहीं बताया कि वह इस बार अपनी बंद कमरे की ट्रेनिंग से बाहर आए हैं। मानव जनजाति को मानव संप्रभु द्वारा क्रम में रखा गया था। यदि कोई बुजो पर्वत का निरीक्षण करने के लिए क्यूई अवलोकन मंत्र का उपयोग करता है, तो वह देखेगा कि मानव जनजाति का भाग्य अधिक से अधिक शानदार हो गया है। जो पहले हुआ करता था उसकी तुलना में इसका उल्लेख एक ही सांस में नहीं किया जा सकता है। यह इस बात का भी प्रमाण था कि मानव जाति फल फूल रही थी। मानव जाति के भाग्य में निरंतर वृद्धि के बाद इन हजारों वर्षों में मानव संप्रभु की खेती में फिर से सुधार हुआ था। उसने चौथे दायरे में कदम रखा था और अंततः स्थिति को स्थिर करने में सक्षम था। ये जीवेन ने स्वाभाविक रूप से ऐसी विधि को समझा। इसमें सफलता पाने के लिए जाति या बल की नियति पर भरोसा करना था। हालांकि ये जीवेन ने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि इसे भी जाति और बल द्वारा बंधक बना लिया जाएगा। एक बार जब मानव जाति का पतन हो गया तो मानव सम्राट की ताकत कायम नहीं रह पाएगी और वह लगातार पिछड़ता जाएगा। ये कहा जा सकता है कि फायदे और नुकसान दोनों थे। सम्राटों के लिए जो बड़ी कठिनाई से ही आगे बढ़ सके, निस्संदेह यह एक अच्छा मार्ग था। हर कोई ये जीवेन जैसा नहीं हो सकता जिसने हजारों वर्षों की छोटी अवधि में पहले क्षेत्र से 8वें क्षेत्र के शिखर तक कदम रखा। प्रभारी मानव सम्राट और आकाश हिलाने वाले गड़गड़ाहट सम्राट के साथ, जिसने कुछ समय पहले 7वें क्षेत्र में कदम रखा था, उसे मानव जाति के मामलों के बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। इस मामले में वह निष्क्रिय रहकर खुश था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कब या कहां वह किसी जाति का नेता बनने के लिए उपयुक्त नहीं था, क्योंकि वास्तव में उसके पास इतने बड़े सांसारिक मामलों से निपटने का धैर्य नहीं था। उसके दिल में केवल अंतहीन मार्शल आर्ट ही उसे लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती थी। ये जीवेन ने उधर देखा। 100 मील दूर एक चट्टान पर एक आकृति चढ़ने की पुरजोर कोशिश कर रही थी। चट्टान की चोटी पर एक अजीब फूल हवा में लहरा रहा था, जिससे औषधीय सुगंध निकल रही थी। मूल रूप से ये जीवेन ने इसे केवल लापरवाही से देखा, लेकिन फिर वह दंग रह गया। वह लगभग 17 या 18 साल की लड़की थी। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी और उसका रूप सुंदर था।
भले ही उसने सादे कपड़े पहने हों, लेकिन उसकी अद्वितीय सुंदरता को छिपाने का कोई रास्ता नहीं था। ये ज़िवेन की दृष्टि से उसने किस प्रकार की सुंदरता नहीं देखी थी। चाहे उसने किसी भी प्रकार की सुंदरता देखी हो, वह उसकी मानसिक स्थिति को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं थी। हालांकि जब उसने अपने दिव्य विचारों में इस लड़की का चेहरा देखा, तो वह पूरी तरह से दंग रह गया। यार ये ज़िवेन ने धीरे से अपना मुंह खोला और ये दो शब्द कहे। उसे केवल यह महसूस हुआ कि उसका गला सूख गया था, जैसे कि उसकी छाती में कुछ फंस गया हो, और चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह ये नहीं कह सकता था। इस लड़की की शक्ल बिल्कुल आशुरा कबीले की राजकुमारी मान यून जैसी थी। उसके दिमाग में दृश्य घूमने लगे और वे सभी चीजें जो वह सोचता था कि वह भूल गया है, उसके दिमाग में आ गई। अद्वितीय सौंदर्य, वीर भावना, वो महिला जो प्राचीन काल से पहली महिला सम्राट बनने जा रही थी। ये ज़िवेन ने सोचा था कि वह सम्राट बनने की राह पर उसका व्यक्तित्व देख सकता है। उसमें उस तरह की जन्मजात प्रतिभा और परिस्थितियां थीं। आखिरकार नियम तोड़ने के बाद के युग में सम्राट बनना कोई ऐसी चीज नहीं थी जो पहुंच से बाहर थी। इसलिए यह अब सभी उत्कृष्ट प्रतिभाओं के लिए बाधा नहीं बनेगा। ये ज़िवेन ने सोचा था कि वह सम्राट बनने की राह पर उसकी छवि देख पाएगा। यह अफसोस की बात थी कि वह इसमें शामिल नहीं हो सकी। ऐसे महान युग का समय वह आशुरा कबीले के परीक्षण में नष्ट हो गई। उस अलगाव के बाद वैसी मुस्कुराहट अब देखने को नहीं मिलती। केवल एक सुनसान कब्र बची थी और उसके बात करने के लिए कोई जगह नहीं थी। यह महज एक संयोग है, वे एक जैसे दिखते हैं। ये ज़िवेन ने अपना सिर हिलाया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, इस दुनिया में हर तरह की अजीब चीजें थी। ये सिर्फ एक लड़की थी जो मैन यून जैसी दिखती थी, इसलिए यह वह नहीं हो सकती। इसके अलावा मैन यून आशुरा कबीले की गौरवान्वित राजकुमारी थी और उसके सामने वाली लड़की सिर्फ एक साधारण मानव लड़की थी। वे एक ही व्यक्ति कैसे हो सकते हैं? बात सिर्फ इतनी थी कि वे बहुत एक जैसे दिखते थे, जिससे वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। मृत्यु के बाद मृत्यु ही मृत्यु थी और पुनरुत्थान की कोई संभावना नहीं थी। यहाँ तक कि उनकी वर्तमान साधना के साथ, जिसे सर्वशक्तिमान कहा जा सकता है, उनके लिए वास्तव में मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित करना अभी भी असंभव था। उसने अंडरवर्ल्ड और नेदरवर्ल्ड साम्राज्य के धर्मग्रंथों से मैन यून को पुनर्जीवित करने का एक रास्ता खोजने की कोशिश की थी, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। यहाँ तक कि अंडरवर्ल्ड और नीदरलैंड साम्राज्य के पास भी मैन यून को पुनर्जीवित करने का कोई रास्ता नहीं था। मैन यून की मृत्यु बहुत पूर्ण थी। आशुरा कबीले के मुकदमे में उसकी मृत्यु हो गई और उसकी आत्मा बिखर गई। ये ज़िवेन को अपने शरीर का पुनर्निर्माण करने का भी मौका नहीं मिला। अचानक लड़की मजबूती से नहीं पकड़ी और सीधे चट्टान से नीचे फिसल गई। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, मैं मरने जा रहा हूँ पिताजी। लड़की ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन काफी देर बाद भी उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। फिर उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की और पाया कि उसे पता नहीं क्यों, लेकिन वह जमीन से 1 फुट से भी कम ऊपर तैर रही थी। छोटे आदमी, तुम बहुत उतावले हो। अगर तुम मुझसे नहीं मिले होते तो आज तुम सचमुच खतरे में होते। हालांकि उसने पीछे से एक धीमी आवाज सुनी और लड़की तुरंत उठ खड़ी हुई। वह पीछे मुड़ी और एक युवक को देखा जो लगभग 20 वर्ष का था। उसका चेहरा नाजुक था और उसने हरे रंग का वस्त्र पहना हुआ था। उसकी उपस्थिति बहुत उत्कृष्ट नहीं लग रही थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि क्यों, लेकिन उसने उसे एक विशेष एहसास दिया। मुझे छोटा लड़का कहो, तुम बहुत बुरे नहीं लगते। लड़की बुदबुदाई और फिर अपने हाथ जोड़कर बोली, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। इस छोटी लड़की के पास वास्तव में तुम्हें चुकाने का कोई रास्ता नहीं है। जाहिर तौर पर ये लड़की कोई अनुभवहीन व्यक्ति नहीं थी। आखिरकार यह मानव जाति का पवित्र पर्वत था और वह बचपन से ही सभी प्रकार के विशेषज्ञों को उड़ते हुए देख सकती थी। हालांकि उसका परिवार सबसे साधारण व्यक्ति था, फिर भी वह अन्य स्थानों के लोगों की तुलना में कहीं अधिक जानकार थी। कम से कम वह जानती थी कि उसके सामने वाला व्यक्ति उसके पूर्वजों का प्रसिद्ध योद्धा कृषक होना चाहिए।
तुम्हें चुकाने का कोई रास्ता नहीं है। क्या तुम्हें यह नहीं कहना चाहिए कि तुम मुझे अपने शरीर से चुकाना चाहती हो? ये ज़िवेन के मुंह का कोना एक चंचल मुस्कान में बदल गया। लड़की की बर्फ सफेद गर्दन अचानक लाल हो गई। हालांकि वह औसत लड़की की तुलना में अधिक उदार थी, फिर भी वह अपनी किशोरावस्था में एक युवा लड़की थी। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, मुझे अभी भी अपने पिता का ख्याल रखना है। लड़की ने ये ज़िवेन को बहुत गंभीरता से देखा और कहा। ये ज़िवेन अचानक हंसे। वह बस एक छोटा सा मजाक कर रहा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि मैन्यून जैसी दिखने वाली ये लड़की इसे गंभीरता से लेगी। मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, आपको इतना गंभीर होने की जरूरत नहीं है। आपके परिवार के बारे में क्या? उन्होंने आप जैसी कमजोर लड़की को जड़ी बूटियां चुनने के लिए बाहर क्यों आने दिया, और इतनी खतरनाक जगह पर? ये ज़िवेन मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन पूछना। दुनिया की लिंकी के पुनर्गठन के कारण दुनिया के कानून भी थोड़े अलग थे। बेशक फॉर्चून वर्ल्ड में मानव जाति वास्तव में कमजोर नहीं हो सकती। यहाँ तक कि ये ज़िवेन की धारणा में वह मानव जाति भी, जिसने पहले खेती नहीं की थी, आमतौर पर पृथ्वी पर मानव जाति की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। अन्यथा उसके जैसी युवा लड़की इतनी ऊंची चट्टान पर कैसे चढ़ सकती थी? पृथ्वी पर वह बस एक अलौकिक थी। मैं केवल अपने पिता पर भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन वह अब बीमार है, इसलिए मेरे पास जड़ी बूटियां लेने के लिए बाहर आने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ये युवती भी भोली थी और कुछ भी नहीं छिपाती थी। उसने सीधे उसे सब कुछ बता दिया। बेशक शायद उसे खुद भी इस बात का एहसास नहीं था कि उसे लगता है कि उसके सामने ये युवक बहुत दयालु दिखता है और लोगों को दिल की गहराइयों से अपने करीब होने का एहसास करा सकता है। वह भोली थी और दूसरों की पसंद नापसंद को सबसे ज्यादा महसूस कर सकती थी। तो यह ऐसा ही है। ये ज़िवेन ने आह भरते हुए कहा, अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो मैं तुम्हारे घर जाऊंगा बैठना। बेशक मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन लड़की तुरंत मान गई और फिर कुछ शर्माते हुए बोली, क्या पर? ये ज़िवेन ने पूछा। इस समय हमारा घर सचमुच बहुत जर्जर हो गया है, हम पर मत हंसो। आखिरकार बोलने से पहले युवा लड़की एक पल के लिए झिझकी। ऐसी कोई बात नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, चलो चले। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। ये लड़की भी भोली थी और उसका उससे बचाव करने का कोई इरादा नहीं था। उसकी नजर में सामने वाला व्यक्ति उसका रक्षक था। उस मामले में बचाव के लिए कुछ भी नहीं था। वह लड़की का पीछा करते हुए गुजो पर्वत की तलहटी में एक छोटे से गांव में पहुंच गया। ऐसे गांव गुजो पर्वत की तलहटी में हर जगह देखे जा सकते हैं। दरअसल उन्हें हर जगह देखा जा सकता था। इस लड़की का घर इस छोटे से गांव के किनारे पर था। यह इस छोटे से गांव से लगभग बाहर था। मानव जाति की ताकत के कारण, विशेष रूप से मानव जाति के मुख्य आधार शिविर माउंट बुजो में अन्य जातियों की कोई शक्ति नहीं थी। इसलिए मानव जाति को अपनी सुरक्षा के लिए शहर बनाने की आवश्यकता नहीं थी। बिखरे हुए गांव और यहां तक कि जनजातियां माउंट बुजो की तलहटी में फैली हुई थी। रास्ते में लड़की ने ये ज़िवेन को अपना नाम बियान जियोयू भी बताया। उसके एक पिता थे, गांव वाले उन्हें फादर बियान कहते थे, और इस बार वह अपने पिता के लिए जड़ी बूटियां लेने आई थी, जो बिस्तर पर गंभीर रूप से बीमार थे। ये ज़िवेन ने चारों ओर नजर दौड़ाए और मोटे तौर पर देखा कि बियान जियाओयू का परिवार स्पष्ट रूप से गांव में लोकप्रिय नहीं था। वह उनके स्थान से बता सकता था कि यह बहुत दूर था। यह एक लकड़ी का घर था जो बहुत बड़ा नहीं था। ये ज़िवेन ने चारों ओर नजर दौड़ाए और सब कुछ देख लिया। लकड़ी का घर 2 हिस्सों में बंटा हुआ था। बाहरी कमरे में एक अधेड़ उम्र का आदमी बिस्तर पर लेटा हुआ था। हालांकि यह अधेड़ उम्र का आदमी इस समय पहले से ही बहुत कमजोर था। इसमें देखा जा सकता है कि उन्हें काफी गंभीर चोट लगी है। वह एक दिन बिस्तर पर लेटे रहे। भीतरी कमरा बियान जियाओयू का कमरा था। हालांकि वहां कोई उत्तम सजावट नहीं थी, फिर भी वह काफी साफ सुथरा लग रहा था।
इस घर में सिर्फ बाप बेटी ही थे। जहां तक उसकी माँ की बात है, वह पहले ही मर चुकी थी। ये जिवेन को ये जानने की जरूरत नहीं थी। इसका अंदाजा वह उसके चेहरे को देखकर आसानी से लगा सकता था। ये जिवेन चाहे तो ये भी पता लगा सकता है कि उसकी माँ की मृत्यु कब हुई थी, उसकी मृत्यु का कारण और उस समय की स्थिति क्या थी। कुछ ऐसे मनुष्यों के भाग्य का अनुमान लगाना जिनके पास कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं थी, बहुत आसान था। बियान शियाओयू तेजी से लकड़ी के घर के सामने चला गया और कुछ हद तक शर्म से बोला, अमर मास्टर कृपया अंदर आए। ये जिवेन ने अंदर कदम रखा और देखा कि बिस्तर पर लेटा हुआ आदमी जल्दी से उठने के लिए संघर्ष कर रहा था। फिर उसने अपनी आंखों में कुछ हैरानी भरी दृष्टि से बियान जियाओयू की ओर देखा। जियाओयू खांसी, ये है। बूढ़े आदमी बियान ने अपना मुंह खोला, जोर से सांस लेते हुए बोला, जैसे कि उसके द्वारा कहे गए प्रत्येक शब्द के लिए उसकी सारी ताकत की आवश्यकता हो। पिताजी, जल्दी से लेट जाए। इस दिव्य गुरु ने मुझे अभी बचाया है। बियान शियाओयू जल्दी से आगे बढ़ी और अपने पिता को नीचे लेटा दिया। धन्यवाद अमर गुरु, मेरी बेटी की जान बचाने के लिए। मैं आपको जितना धन्यवाद दूं कम है। फादर बियान ने जल्दी से ये जिवेन से कहा। फिर उसने बियान जियाओयू की ओर देखा। उनकी आंखें अपनी बेटी के प्रति स्नेह से भर आईं। उसे कैसे पता नहीं चला कि उसकी बेटी क्या करने जा रही है। हालांकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उनका परिवार इस हद तक गिर गया था कि उनकी बेटी को परिवार का समर्थन करने के लिए बाहर जाकर काम करना पड़ा। ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ केक का एक टुकड़ा है। ये जिवेन ने अपना हाथ लहराया और कहा, अमर गुरु कृपया मेरे पिता को बचाएं। जियाओयू अमर गुरु का बदला चुकाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। बियान जियाओयू ने अचानक घुटने टेक दिए और कहा। ये जिवेन के मुंह पर एक चंचल मुस्कान थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह उसे बिना किसी हिचकिचाहट के वापस ले आएगी। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह नादान थी, बल्कि इसलिए कि वह अब भी अपने पिता को बचाना चाहती थी। उसकी अपनी क्षमता के साथ कोई रास्ता नहीं था, लेकिन उसकी राय में ये जिवेन के पास उसे चट्टान से गिरने से आसानी से बचाने का एक तरीका हो सकता है। उसकी नजर में ये पहले से ही आश्चर्यजनक था। क्या हुआ? क्या तुमने डॉक्टर को नहीं बुलाया? ये जिवेन ने बिना प्रतिबद्धता के पूछा। हमारे परिवार के पास पैसे नहीं है। इसके अलावा गांव का डॉक्टर भी मेरी वजह से मेरे पिता का इलाज करने को तैयार नहीं है। बियान जियाओयू ने कुछ हद तक असहज अभिव्यक्ति प्रकट की। क्यों? ये जिवेन ने पूछा। उन्होंने कहा कि मैं एक बदकिस्मत इंसान हूँ। जब मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ की मृत्यु हो गई। बियान जियाओयू के चेहरे पर असहज अभिव्यक्ति पूरी तरह से गायब हो गई थी। इतने सालों के बाद वह पहले से ही इन चीजों की आदी हो गई थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझमें इस बच्चे की देखभाल करने की क्षमता नहीं थी। ये बच्चा एक अच्छा बच्चा है। मेरा शरीर पूरे साल खराब रहा है। ये वह है जो मेरी देखभाल कर रही है। यह मेरी अक्षमता है। बूढ़े आदमी बियान ने कहा। उसका चेहरा क्षमा और दुख से भरा हुआ था। यदि ये उनके पिछले जीवन में होता तो ये जिवेन उन्हें अंधविश्वासी होने के लिए डांटने में संकोच नहीं करते। लेकिन अब यह अलग था। गांव वाले भले ही अनभिज्ञ हों, पर यह कारण नहीं था। वह बियान जियाओयू की स्थिति की जांच करने वाला था। अचानक बाहर से आवाज आई। बियान परिवार की राक्षस लड़की अभी तक नहीं गई है। थोड़ी तेज आवाज आई, उसके बाद तेज कदमों की आवाज आई। थोड़ी देर बाद लकड़ी के घर के बाहर पहले से ही ग्रामीणों से भरा हुआ था। बियान जियाओयू, हमने तुम्हें जाने के लिए 1 महीने का समय दिया था। क्या तुमने वास्तव में अब वापस आने की हिम्मत की है? इसी समय एक बूढ़ा व्यक्ति आगे आया और डांटा, अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो दया न दिखाने का दोष हमें मत दो। हमने तुम्हें पहले ही बाहर का रास्ता दे दिया है। अंकल, जब मेरे पापा ठीक हो जाएंगे तो मैं जरूर चला जाऊंगा। बियान जियाओयू ने तुरंत कहा, लेकिन मेरे पिता ऐसे हैं, मैं वास्तव में नहीं जा सकता। क्या आप जानते हैं कि आपके अस्तित्व के कारण हमारे गांव को बहुत अन्याय सहना पड़ा है?
जिस अमर शिक्षक को हमने वापस आमंत्रित किया था, उन्होंने कहा था कि आपके अस्तित्व के कारण इस गांव को बहुत सारी आपदाएं झेलनी पड़ी है। एक और मजबूत अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें, मैं निश्चित रूप से चला जाऊंगा, मुझे कुछ और समय दीजिए। बियान जियाओयू ने बार बार माफी मांगी और यहाँ तक कि बार बार झुककर भी कहा, क्या आप सचमुच हम पिता और बेटी को मरने के लिए मजबूर करना चाहते हैं? बियान जियाओयू ने बार बार खांसते हुए अपने पूरे शरीर की ताकत खत्म कर दी और कहा, बुरे बियान, हमें हृदयहीन होने का दोष मत दो। हम तुम्हारे लिए सोच रहे हैं, इसलिए तुम्हें भी हमारे लिए सोचना होगा। क्या ये सही नहीं है? एक ग्रामीण कहने से नहीं रह सका। हालांकि जब उसने अपने बारे में सोचा तो उसका दिल फिर से कठोर हो गया। बियान पिता और बेटी और ग्रामीणों के बीच टकराव को देखते हुए ये ज़िवेन मदद नहीं कर सकी, लेकिन हल्की सी आह भरी और फिर कहा, आप सभी वापस जाओ। ये ज़िवेन की आवाज में जादुई शक्ति लग रही थी। ग्रामीण, जिन्होंने मूल रूप से एक बड़ा उपद्रव करने की योजना बनाई थी, वास्तव में बिना किसी मामूली हलचल के आज्ञाकारी रूप से घूम गए और चले गए। बियान पिता और बेटी ने भी अपनी आंखें चौड़ी कर ली। जाहिर तौर पर उन्हें भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये ग्रामीण, जो कभी हार नहीं मानते, वास्तव में उन्हें इतनी आसानी से जाने देते हैं। ये ज़िवेन ने बोलना समाप्त करने के बाद सीधे अपनी दोहरी पुतलियों को खोला, बियान जियाओयू को देखा और ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि बियान जियाओयू के शरीर में एक अत्यंत शुद्ध जादुई शक्ति थी। ये जादुई शक्ति लगातार बियान शियाओयू के शरीर को बदल रही थी और यही बियान शियाओयू की अस्वीकृति का मूल कारण था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी मां जन्म के समय ही मर गई। एक साधारण नश्वर महिला इस स्तर की जादुई शक्ति को कैसे सहन कर सकती है? लेकिन जिस बात ने उसे और अधिक हैरान कर दिया वह ये थी कि बियान शियाओयू के शरीर में वास्तव में इतनी शुद्ध जादुई शक्ति थी। यहाँ तक कि एक साधारण शैतान जाति में भी इतनी शुद्ध जादुई शक्ति नहीं हो सकती थी। क्या सचमुच पुनर्जन्म होता है? इस समय इस खोज का ये ज़िवेन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। ये केवल उसके विश्व दृष्टिकोण को विकृत कर रहा था, क्योंकि उसने वास्तविक पुनर्जन्म के अस्तित्व के बारे में कभी नहीं सोचा था। अतीत में उन्होंने तथाकथित प्राचीन लोगों को पुनर्जन्म लेते देखा था, लेकिन वास्तव में उनमें से अधिकांश आत्मा का एक अंश मात्र थे जो बच गए और पुनर्जन्म हुआ। उदाहरण के लिए, फॉर्चून हेवन लॉर्ड जिससे वह पहले मिला था, वास्तव में एक जादुई पुनर्जन्म था जो पहले से ही बहुत अजीब था। हालांकि उन्होंने कभी भी सच्चे पुनर्जन्म के बारे में नहीं सुना था। जहां तक वह जानता था, मान यून पूरी तरह से मर चुका था। अन्यथा अगर उसके डीएसएलआर को बचाने की थोड़ी सी भी संभावना होती तो शूरा कबीला उसे अकेला नहीं छोड़ता। इसके अलावा सम्राट बनने के बाद उसने इसे दैवीय रूप से जानने की कोशिश की थी, लेकिन वह किसी भी उपयोगी चीज को दैवीय रूप से नहीं बता सका। इसके अलावा फॉर्चून वर्ल्ड में पुनर्जन्म कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल असंभव था। बहुत सारी अविश्वसनीय चीजें थी, चाहे वह दिखने में अत्यधिक समानता हो या शरीर में अविश्वसनीय जादुई शक्ति, इन सभी ने ये ज़िवेन के विश्व दृष्टिकोण को प्रभावित किया। उनका मानना था कि उन्हें जीवन और मृत्यु की बहुत गहरी समझ है, लेकिन अब उन्हें विकृत होने का हल्का सा एहसास हो रहा था। ये एहसास उसके पूरे शरीर जैसा था, वह टुकड़े टुकड़े हो जाने वाला था और वह विकृत हो जाने वाला था। एक कृषक के लिए सबसे भयावह बात यह थी कि उनके अपने दाव को नष्ट कर दिया गया था। उस स्थिति में उनकी खेती का रातों रात गिरना सामान्य बात थी और वे क्यूई विचलन से मर भी सकते थे। सौभाग्य से ये ज़िवेन इन्फर्नो या मिंग दी के भगवान नहीं थे। इन दोनों ने मृत्यु के नियम को विकसित किया और यदि उन्हें पता चल गया तो शायद उनका दाव ध्वस्त हो जाएगा। ये ज़िवेन के लिए मृत्यु का कानून उनमें से सिर्फ एक था। हालांकि यह हिल गया था, फिर भी इसे तुरंत दबा दिया गया। जाहिर है कुछ और भी होगा जो ये ज़िवेन को नहीं पता था। ये देखकर कि ये ज़िवेन ने लंबे समय तक कुछ नहीं बोला, बियान शियाओयू ने साहपूर्वक ये ज़िवेन की ओर देखा और फिर कहा, अमर मास्टर, कृपया मेरे पिता को बचाएं।
मैं अमर मास्टर को चुकाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। बियान शियाओयू के शब्दों ने उसे अपनी ही उलझन से बाहर निकाला। ये जिवेन ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, मैं तुम्हारे पिता को बचा सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब तक अमर गुरु मेरे पिता को बचाने के इच्छुक हैं, मैं 1000 शर्तें या यहाँ तक कि 10,000 शर्तें मानने को तैयार हूँ। बियान शियाओयू ने जल्दी से कहा। उसकी बर्फ सफेद गर्दन लाल हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ सोचा है। मेरी केवल एक शर्त है। मैं देख रहा हूँ कि आपकी योग्यता खराब नहीं है, क्या आप मेरे साथ अभ्यास करने में रुचि रखते हैं? ये जिवेन ने हल्के से कहा। जियाओयू, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी से अपने गुरु को धन्यवाद दो। बियान शियाओयू के पिता ने बियान शियाओयू की तुलना में कई वर्षों तक नमक खाया था और उनकी प्रतिक्रिया स्पष्ट रूप से बियान शियाओयू की तुलना में बहुत तेज थी। हाँ, मैं तैयार हूँ। बियान जियाओयू मास्टर का स्वागत करता है। बियान जियाओयू ने भी तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और जल्दी से कहा। उसने केवल ये सोचा था कि ये जिवेन सिर्फ एक साधारण कृषक था, वह अमर गुरु जिसके बारे में गांव वाले बात करते थे, लेकिन वह नहीं जानती थी कि यह उसके लिए एक महान अवसर था। ठीक है, उठो, मैं पहले तुम्हारे पापा का इलाज करूंगा, ये जिवेन ने कहा। बियान जियाओयू जल्दी से उठी और अपने दुखते घुटनों को रगड़ा। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी अजीब थी और ये शिवेन को यह मजाकिया लगा। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।